नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि परीक्षा भी यूपीएचएससी की अगर हम बात करें तो 13 नवंबर को है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और यूजीसी नेट की अगर बात करें तो अभी हो सकता है आज या कल तक सब्जेक्ट वाइज डेट भी आ जाएगी, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका हिंदी का पेपर किस दिन पड़ेगा। वैसे विगत वर्ष की जो परीक्षाएँ हुई हैं उस आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदी अंत में पड़ता है, तो दिसंबर में आपकी परीक्षा होनी चाहिए 1, 3, 4, 5 में। तो ऐसे चीज़ कयास लगाना गलत ही होगा एक तरीके से अगर कहा जाए, क्योंकि कल परसों तक, आज या कल तक आपका आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, आज कविता से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको मिलेगी। प्रश्नों को गौर से देखिए और अपना मूल्यांकन करिए। मेरा उद्देश्य आपका ज्ञानवर्धन करना है, परीक्षा लेना नहीं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। वैसे लगातार लोग कमेंट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि अगर इस प्रश्न को हल करते तो कितने प्रश्न आपके सही होते। मैंने परसों के वीडियो में भी कहा था, कल के वीडियो में कहा था, आज फिर कह रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, कि जब परीक्षा पास आती है तो उस समय जो वीडियो बनाए जाते हैं वो वीडियो पब्लिश कर दिए जाते हैं, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम समय बचा हुआ है और हमारा चैनल अब देख पाए हैं, तो उससे वो लोग भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए वीडियो पब्लिश कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद घनानंद का सांप्रदायिक नाम क्या पड़ा? छबीले, मुरारी, नीमरू, बहुगुनी। पहला प्रश्न आपका उत्तर होगा डी, बहुगुणी नाम पड़ा। तो पहले का उत्तर हो जाएगा डी, बहुगुणी। दूसरा देखें, लाजन लपेट चितवन भेद भय भरी लसत ललित लोल चख तिरछानिमय छवि को सदन गौरव भाल बदन रुधिर रच निचुरत मीठ मृदु मुस्क्यानी में। ये जो घनानंद की पंक्ति है, तो इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? प्रेमिका के नेत्र का वर्णन किया गया है, या प्रेमिका के रूप का वर्णन किया गया है, या कृष्ण के प्रेम व दर्शन का वर्णन है, या गोपी के विरह की दशा का वर्णन है? तो घनानंद की जो पंक्ति आपके पाठ्यक्रम में है, आप देखेंगे सबसे पहले आपको यही मिलेगा। यहाँ प्रेमिका के नेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरा देखें, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उपरोक्त पद किसका है? घनानंद, बिहारी, मतिराम, केशोदास। आपका उत्तर हो जाएगा बी, बिहारी। अब कुछ लोग सुजान नाम देखकर, अगर ऐसा आता है परीक्षा में, तो सुजान नाम देखकर लगा देंगे घनानंद, क्योंकि सुजान की जो प्रेमिका थी। लेकिन यहाँ पर यह बिहारी का है। बिहारी का दोहा संख्या 25। अगर आपने सारे पद पढ़ रखे हैं तो आप देखेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब पंक्तियों से संबंधित है। जो आपके पाठ्यक्रम में कविता लगी हुई है उन्हीं से संबंधित प्रश्न हैं। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा बी, बिहारी। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। उपरोक्त कामायनी की पंक्ति किसे संबोधित कर कहा गया है? चिंता को, लज्जा को, श्रद्धा को, या ईड़ा को? आपका उत्तर हो जाएगा चिंता को संबोधित करके कहा गया है। 4 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, कामायनी में मनु ने किसे कहा है कि हे अभाव की चपल बालिके? ये पंक्ति भी पूछी जाती है, परीक्षा में पूछी भी गई है, आप लोगों को पता भी होगा। हे अभाव की चपल बालिके, ये पंक्ति पूछी गई है। लेकिन मैंने प्रश्न पूछा है कि कामायनी में मनु ने किसे कहा है हे अभाव की चपल बालिके? आपका उत्तर हो जाएगा ए, चिंता को। अगला प्रश्न,
चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर पैर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में जूही की कली, जूही की कली से आप देखेंगे कि यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं चल रहे हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या भी अधिक होती है, वीडियो लंबा हो जाता है। अस्ताचल चले रवि सशिछवि विभावरी में चित्रित हुई है, देख यामिनी गंधा जगी। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कविता की है? बादल को घिरते देखा है, हिमालय, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा। आपका उत्तर हो जाएगा निराला की जो कविता है जागो फिर एक बार, उसी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, नहीं करब बर हर निर्मोहिया, बिता भारितन बसत न तिन्हा, बगछल कांख तर रहिया, बन फिरसी मसान जग बधि, घर आंगन ऊ बनो लिनि कहिया। विद्यापति की जो ये उपरोक्त पद है, इस उपरोक्त पद के बारे में सत्य विकल्प क्या है? यह पद भगवान शिव की स्तुति से संबंधित है। पद में पार्वती की माता मैना रानी के हृदय की व्यथा व्यक्त की गई है। इस पद में शिव को शमशान में रहने वाला बताया गया है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। ये तीन के तीनों जो कथन दिए गए इस पंक्ति के आधार पर वो सही है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग लिख लिया करें, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, जो आपको नहीं पता है उसे लिख लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लिया करें, तो परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, लोका मति के भोर रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामय कहाँ निहोरा रे। मुझे लगता है कि कबीर का यह पद सभी लोगों को पता होगा कि जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामय कहाँ निहोरा रे। इस पद की विशेषता क्या है? अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास, ब्रह्मचर्य नियम के पालन पर जोर दिया गया, या जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों की चर्चा। केवल एक और दो, 2 और 3, 1 2 3। आपका उत्तर यहाँ पर होगा 9 का ए, केवल एक सही है। यहाँ पर जो ये अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास कबीर ने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से किया है। इस पंक्ति में आप देखें कहीं पर भी ब्रह्मचर्य नियम के पालन पर जोर नहीं दिया गया है, या इस पंक्ति में कहीं पर भी जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की चर्चा नहीं की गई है। बात यहाँ संबंध की हो रही है, तो इसलिए दूसरा और तीसरा गलत है। उपरोक्त पद की विशेषता क्या है? तो आपका उत्तर होगा केवल एक। अगला प्रश्न, मेरा तेरा मनुआ कैसे इन होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। कबीर की जो यह पंक्ति है इसका आशय क्या है? अनुभव सम्मत ज्ञान को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। कबीर ने जीवात्मा रूपी दुल्हन को शुद्ध करने की बात कही है। कबीर ने तीनोंपन यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों को माना है। इनमें से सही कौन सा होगा? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, सूर सिकत हठ नाव चलायो, यह सरिता है सुखी। सूरदास के इस पद का आशय क्या है कि सूर सिकत हठ नाव चलायो, यह सरिता है सुखी। बालू में नौका का चलाना जिस प्रकार असंभव है, उसी प्रकार गोपियों के हृदय में योग के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोपियां कृष्ण के बाल माधुरी पर मुग्ध हैं। गोपियां कृष्ण के कमल नयन का वर्णन करती हैं।
गोपियों को कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला। सूरदास का जो ये पद है उसका आशय होगा कि बालू में नौका का चलाना जिस प्रकार असंभव है, उसी प्रकार गोपियों के हृदय में योग के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति कृष्ण भक्ति शाखा की नहीं है? श्री कृष्ण काव्य मूलतः वात्सल, श्रृंगार और शांत रस में लिखा गया है। कवियों की जो भक्ति है वो सखा भाव और दास्य भाव की है। निर्गुण ब्रह्म की भावना देखने को मिलती है। कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण है। इनमें से गलत होगा सी, निर्गुण नहीं बल्कि यह सगुण भक्ति धारा है। चाहे वो राम भक्ति शाखा की बात करें, चाहे हम कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें, यह सगुण भक्ति है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की भावना देखने को नहीं मिलती है, बल्कि सगुण ब्रह्म की भावना देखने को मिलती है। हाँ, भले ही आप देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा में निर्गुण का उपदेश देने के लिए उद्धव आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सगुण की बात होती है, सगुण ब्रह्म की भावना है। अगला प्रश्न, कामायनी का हृदय किस सर्ग को कहा जाता है? चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, ईड़ा सर्ग। उत्तर हो जाएगा आपका सी, लज्जा सर्ग। जूही की कली की विशेषता क्या है? जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। ध्यान देना, कुछ लोग कमेंट बगैर पूरा प्रश्न पढ़े ही या समझे ही कमेंट कर देते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या पूछा गया है प्रश्न में, पहले उसे देखें, उसके बाद आप कमेंट करें। आंसू कविता से संबंधित असत्य विकल्प कौन सा है? आंसू का मुख्य भाव विरह श्रृंगार है। आंसू का आधार असीम व्यक्ति है। आंसू के नायक को दुर्दिन में अपने गत वैभव विलासपूर्ण जीवन का स्मरण हो आता है। आंसू कविता का भाव वात्सल्य है। यहाँ पर आपका गलत होगा डी, आंसू कविता का भाव वात्सल्य नहीं है, बल्कि आंसू का मुख्य भाव विरह श्रृंगार है। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो आपका सी विकल्प गलत है, सॉरी डी विकल्प गलत है। आंसू कविता का भाव वात्सल्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी। असत्य विकल्प कौन सा है? तो आपका उत्तर हो गया डी। आओ बने शुभ साधना के आज से साधक सभी, निज धर्म की रक्षा करें जीवन सफल होगा तभी। उपरोक्त भारत भारती की पंक्ति का आशय क्या है? सच्चा साधक वही है जो अपने धर्म की रक्षा करे। सच्चा साधक वही है जो ईश्वर की आराधना करे। धर्म की रक्षा करना मानव का कर्तव्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत भारती की यहाँ जो पंक्ति दी गई है उससे आशय इन विकल्प के अनुसार अगर हम लोग देखें, पंक्ति के अनुसार लेकर चलें, तो सच्चा साधक वही है जो अपने धर्म की रक्षा करे। आओ बने शुभ साधना के आज से साधक सभी। कैसे साधक? सच्चा साधक कब कहलाएंगे? निज धर्म की रक्षा करे, जीवन सफल होगा तभी। यानी सच्चा साधक वही है जो अपने धर्म की रक्षा करे। अगला प्रश्न, यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत की है दवा हुजूर। गीत फरोश की उपरोक्त पंक्ति में खाली स्थान पर किस रोग का नाम होगा? बुखार, सर दर्द, डायबिटीज, तपेदिक। अगर आपने पूरी कविता पढ़ी है, पंक्तियाँ आपको याद हैं, भले ही व्याख्या आपको पता हो ना पता हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं, अगर आपको पंक्तियाँ याद हैं, पंक्तियाँ आपने पढ़ी हैं, तो उस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी व्याख्या नहीं पूछी जाती है कि जिसे आप परीक्षा में ना कर सकें। आप खुद यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं और विगत वर्ष के प्रश्नों को भी आपने देखा होगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 17 का आपका डी, तपेदिक। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। अगला प्रश्न देखें, लाख पंछी 100 हिरणदल, चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दूरबा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रसमय। उपरोक्त पंक्ति किसकी है?
सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल की यह पंक्ति है। अब सतपुड़ा के जंगल अगर पंक्ति आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आप देखिए इन प्रश्नों को, इस तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो आप जरूर हल कर लेंगे। अगला प्रश्न, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पति आए हुए स्वर में बोला। वो हंसते हुए बोला। मोचीराम कविता की जो उपरोक्त पंक्ति है इसमें रापी क्या है? लोहे की छोटी सी बिना हत्थे वाली हथौड़ी, छोटा सा थैला जो लंबी डोर वाला होता है, मखमली नोकदार जूता, जूतों की मरम्मत करने वाला उपकरण। रापी किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, रापी जूतों की मरम्मत करने वाला उपकरण होता है। आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो रापी होता है जिसे हम कह सकते हैं छोटी खुरपी। जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे, कुछ इस तरीके से हत्था होता है और इस तरीके से उनकी रापी होती है जिससे मरम्मत करते हैं जूतों की। जूते चप्पल जो भी होता है टूटे फूटे, उनका वे मरम्मत करते हैं, इसी से काटने का काम करते हैं और यही होता है जूतों की मरम्मत करने वाला उपकरण जिसे रापी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जनतंत्र के सूर्योदय में कविता की पंक्ति कौन सी है? रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा, सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए जनतंत्र में, आदमी की तलाश में एक बार फिर तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में। यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस महरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। डी होगा उपरोक्त सभी। जनतंत्र के सूर्योदय में आप देखेंगे कि जो कविता है उस कविता की ये सारी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखें, केदारनाथ अग्रवाल के किस कविता का मूल शीर्षक गीत है? उसे गीत शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बताना है कि केदारनाथ अग्रवाल के किस कविता का मूल शीर्षक गीत है। मेरी धरती और मैं, किसान से, मांझी न बजाओ बंसी, प्यासी धरती की पुकार। आपका उत्तर हो जाएगा सी, मांझी न बजाओ बंसी, जो UPHESC यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है, आप लोगों के पाठ्यक्रम में है। इस कविता का मूल शीर्षक है गीत। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी आप देख रहे हैं वो कंबाइंड प्रश्नोत्तरी हमारे यहाँ होती है UPHESC और UGC नेट दोनों के लिए। पलकों पर हौले हौले तुम्हारे फूल से पाऊं, मानो भूल कर पड़ते हृदय के सपनों पर मेरे। उपरोक्त पंक्ति शमशेर बहादुर के किस कविता की है? भारत की आरती, एक पीली शाम, शाम होने को हुई, दूब। आपका उत्तर हो जाएगा डी, दूब की यह पंक्ति है। शमशेर बहादुर की कविता भारत की आरती में किस नदी का भी जिक्र है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, सरयू नदी। अब आप खुद देखें कि इस तरीके के प्रश्न हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को हल करते तो कितने प्रश्न आपके सही होते। कोई व्याख्या नहीं है, आप देख रहे हैं, कोई व्याख्या नहीं, सिर्फ पंक्तियां अगर आपको याद हैं तो इस तरीके के प्रश्न आप कर सकते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 23 का ए, गंगा नदी। भारत की आरती जब आप कविता पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जन का विश्वास ही हिमालय है, भारत का जन मन ही गंगा है, हिंद महासागर लोकाशय है। तो गंगा नदी की बात होती है। सिर्फ पूरी कविता में एक नदी गंगा की बात होती है, उधर हिमालय की बात हुई है, हिंद महासागर की बात हुई है। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंक्तियां आपको ध्यान रहेंगी तो आप प्रश्न बहुत आराम से हल कर लेंगे। अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है?
जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग कयास लगाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि आंसू, अच्छा आंसू जयशंकर प्रसाद का। तुरंत आप जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसमें से 90% लोग जयशंकर प्रसाद लगा बैठेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने पंक्तियाँ नहीं पढ़ी हैं, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो लगाएंगे सही। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक पीली शाम। शमशेर बहादुर की जो कविता है एक पीली शाम, एक पीली शाम की पंक्ति अगर आपने पढ़ा होगा तो उसी की ये पंक्तियां हैं। भूल के मंदिर सुघर बहुमूल्य, हृदय को विश्वास देते दान, प्राप्य शलापा से अयाचित मान, स्वप्न भावी द्रव्य से अनुकूल। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, शमशेर बहादुर, निराला। उत्तर हो जाएगा सी, शमशेर बहादुर। शाम होने को आई जिनकी कविता है शाम होने को आई, आपने पढ़ा भी होगा। शाम होने को आई, सॉरी शाम होने को हुई, आई नहीं हुई, शाम होने को हुई जो कविता है उसी कविता की यह पंक्ति है। अकाल और उसके बाद कविता में कुल कितनी पंक्तियां हैं? उत्तर होगा 8। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की पंक्ति कौन सी है? ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उद्रमभीर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा से माँ को हंकाल दिया। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। ये 3 की तीनों पंक्तियां मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की ये पंक्तियां हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। विगत वर्ष की परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा, दुनिया ना कचरे की ढेर की जिस पर दाने को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बांध दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? नागार्जुन, रत्नाकर, मुक्तिबोध, दिनकर। उत्तर हो जाएगा सी, गजानन माधव। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की भी ये पंक्तियां हैं। जो अंधेरे में कविता है उसी की पंक्तियों पर आधारित जो इससे पहले प्रश्न आपने देखा, और फिर यह भी प्रश्न में जो पंक्ति लिखी हुई है यह भी मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की पंक्ति है। निम्न में से कौन सी पंक्ति अंधेरे में कविता की है? मिट्टी के लोंदे में किरगीले कणकण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव, भाभी का उद्गम गंभीर शब्द में, और आगे बढ़ गए जाने क्या कह गए। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, आश्चर्य अद्भुत ये शिशु कैसे, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3। ये तीनों पंक्तियां अंधेरे में कविता की हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां चुन चुन कर पंक्तियों को रखकर इसके बाद तब आप तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाई जा रही है। अगर इन पंक्तियों को आपको याद है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। ये सारी पंक्तियां पढ़ाई जा चुकी हैं पेड बैच में, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। सिर्फ रिवीजन के लिए दिया जा रहा है कि जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं कम से कम उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और ये हर वर्ष परीक्षा के पहले हमारे यहाँ वीडियो पब्लिश कर दिए जाते हैं। अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा में वीणा किस प्रदेश के गिरि प्रांतर से आई थी बताया गया है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
राजस्थान। उत्तर होगा सी, उत्तराखंड। पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं कि यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। तो असाध्य वीणा जब आप पढ़ेंगे तो ये पंक्ति मिलेगी और उसी पंक्ति में आप देखेंगे कि उत्तराखंड नाम दिया गया है कि यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से। अगला प्रश्न, जिस किरीट तरु से वीणा बनी थी उस तरु की विशेषता क्या है? उसके गंध प्रमणशीलता के कारण, वासुकी नाग अपना फन फैलाकर सोता था, उस वृक्ष की जड़ें पाताल तक फैली थी, शेर उसके छालों में रगड़कर अपने कंधे खुजलाते थे, उसके कोटर में भालू रहा करते थे। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ये सभी के सभी सही हैं। 1 2 3 4 जो दिए गए चारों सही हैं। अगला प्रश्न, असाध्य वीणा कविता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? असाध्य वीणा जीवन का प्रतीक है, किरीट तरु परम सत्ता का प्रतीक है और प्रियंबद यानी केशकम्बली व्यक्ति सत्ता का प्रतीक है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से महादेवी वर्मा की पंक्ति कौन सी नहीं है? ध्यान देना, मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं सर ये तो गलत हो गया। पहले समझिए कि क्या कहा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहां मैंने पूछा महादेवी वर्मा की पंक्ति कौन सी नहीं है। नहीं शब्द पर ध्यान नहीं देंगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। और परीक्षा में भी शब्द पर ध्यान न देने से, जल्दबाजी करने से 4 से 5 प्रश्न आप गलत करके आते ही आते हैं। और जिसने सावधानी बरती, जल्दबाजी नहीं की, शब्दों पर ध्यान दिया, तो वो 4-5 प्रश्न जो और लोगों के गलत होते हैं उससे वो बच जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नो युग की प्याली। सिंधु का उच्छ्वास घन है, तड़ित तम का विकल मन है, भीति क्या नभ है व्यथा का आंसुओं से सिक्त अंचल। स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीड़ सब भूखी सिराएं, गा रहे आंधी प्रलय तेरे लिए ही आज मंगल। मोह क्या निष्के वरों का, सलभ के झुलसे परों का, साथ अक्षय ज्वाल का तू ले चला अनमोल संबल। इसमें से कौन सी पंक्ति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो पहली पंक्ति, जग कर मग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली, ये महादेवी वर्मा का नहीं है। बल्कि जो आपके पाठ्यक्रम में सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, उसी की अंतिम पंक्तियां ये हैं। बाकी महादेवी वर्मा की जो ये शेष 3 पंक्तियां जो महादेवी वर्मा की हैं, ये दीप मेरे जल अकंपित की पंक्तियां हैं। अगर आपने पढ़ा है दीप मेरे जल अकंपित कविता, आपको पता है, आपको याद है पंक्तियां, तो आप देखें कि ये 3 के तीनों बी सी डी में जो लिखा गया है, ये दीप मेरे जल अकंपित की पंक्तियां हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। उपरोक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस कविता की हैं? दीप मेरे जल अकंपित, पंथ रहने दो अपरिचित, मैं ना यह पथ जानती रे, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, पंथ रहने दो अपरिचित। पंथ रहने दो अपरिचित बहुत ही छोटी कविता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसे ही आप कविता पढ़ते हुए 8वीं 9वीं लाइन तक पहुंचेंगे, वैसे ही आप देखेंगे, यानी दूसरा खंड, उसी कविता में हम कह सकते हैं 2 पार्ट कर सकते हैं। यानी 8 लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे आप आगे पढ़ेंगे वैसे देखें, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। तो 34 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, पंथ रहने दो अपरिचित। 35 प्रश्न संख्या 35 देखें, सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता में भारत माता को क्या नहीं कहा गया है?
उदासिनी, सन्यासिनी, प्रवासिनी, निवासिनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सन्यासिनी नहीं कहा गया है। पूरी कविता अगर आपने पढ़ा होगा तो भी आपने देखा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही साधारण है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने ये कविता पढ़ लिया होगा। प्रश्न संख्या 35 और 36 में दोनों आप देख रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत से ही है, सुमित्रानंदन पंत से ही है और उन्हीं से ये दिया गया है। आपको एक बार याद दिला दें, जैसे भारत माता जो कविता है, यहाँ पर दोनों का आंसर आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लोकदायिनी। पंत की कविता भारत माता में भारत माता को क्या नहीं कहा गया, तो लोकदायिनी। तो 35 और 36 आप देखें, अगर पंक्तियाँ आपको याद हैं तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आराम से कर लेंगे। भारत माता ग्रामवासिनी, पंक्तियाँ सुने, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विपसन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोधित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरतल निवासिनी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दिया गया है शब्द आप देखें, अगर आपने पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 30 कोटि संतान, तो ये आपने देखा। फिर स्वर्ण सस्य पर पद्दल लुंठित, धरती सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, सरदेन्दु हासिनी, सरदेन्दु हासिनी, चिंतित वृक्ति क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया सस उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रवासिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। तो ये सारी चीज़ मैंने व्याख्या भी आप लोगों को करा दिया है, सिर्फ रिवीजन के तौर पर या कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसी आधार पर यहाँ पर आप लोगों को यह वीडियो दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, तूने ही पहले बहुदर्शिनी, गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, गूथ दिया ताना बाना। उपरोक्त काव्य पंक्ति पंत के किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम रश्मि की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। उपरोक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? लज्जा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, ईड़ा सर्ग, चिंता सर्ग। आपका उत्तर होगा ए, लज्जा सर्ग। अगला प्रश्न, रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर होगा सी, बिहारी की है। अगला प्रश्न, लंका नायक को विभीषण देव दूषण को दहें, जीवत मोहि क्यों जगतों है जीवित को कहें। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, निराला। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा केशवदास। केशवदास की जो रामचंद्रिका है जो आपके पाठ्यक्रम में है, लाला भगवान दीन की जो टीकाकार है, यूपीएचएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो उस रामचंद्रिका का जो 16वां प्रकाश है, 16वें प्रकाश से आप देखेंगे यह 7वां पद है। 16वें प्रकाश में 7वां पद है। वहाँ क्रम भी दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में कि कौन कौन सी पंक्तियाँ पूछी जानी है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देना आप लोग। कोई बहुत बड़ी व्याख्या नहीं पूछी जाती है। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? 30, 35, 39, 42। उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, चढ़िबो मैन तुरंग पर, चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निबहत नाही। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? रहीम, कबीर, बिहारी, भूषण। आपका उत्तर हो जाएगा ए, यहाँ पर उत्तर होगा ए, रहीम।
वैसे रहीम के जितने भी पद हैं आप देखेंगे तो उसमें रहीम या रहीमन शब्द आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो रहीम के पद दिए गए हैं, पद संख्या जो दी गई है, उसमें से केवल एक ही ऐसा पद है जिसमें रहीम या रहीमन शब्द नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है आपके लिए। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक तीसरे को मंडी की ठेल मठेल, ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां। असाध्य वीणा में वीणा के बजने की ध्वनि एक, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें आदि कहाँ तक बताया गया है। अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो आपको जरूर पता होगा कि यहाँ पर बताया गया है एक दूसरे, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, तो कहाँ तक बताया गया है? 8वें, 12वें, 15वें, 19वें। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, 8वें तक बताया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आपने बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक पंक्तियों को नहीं पढ़ा है, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है, तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए, 8वें। अगला प्रश्न, आज हम सहरातियों को पालतू मलंज पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का। उपरोक्त पंक्ति किस कविता की है? दूब, जूही की कली, हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की। अब यहाँ पर भी अगर पंक्ति आपको नहीं याद है, केवल शब्दावलियाँ आप देख रहे हैं, शब्दावलियों पर जाते हैं, तो कई लोग उसे लगाएंगे जूही की कली, कई लोग जूही की कली लगा देंगे, क्योंकि फूल जूही के फूल से जैसा लिखा है तो नहीं पता होगा, नहीं पढ़े होंगे, तो यही लगाएंगे जूही की कली। लेकिन यह गलत है, जूही की कली नहीं बल्कि कलगी बाजरे की। सही उत्तर होगा डी, यह काव्य पंक्ति कलगी बाजरे की है। अगला प्रश्न, यह दीप अकेला कविता में दीप को क्या नहीं कहा गया? देखिए इस तरीके का अभी मैंने आपको प्रश्न संख्या 35 और 36 इसी तरीके का कराया भारत माता में, ठीक वैसे ही 45 और 46 है, यह दीप अकेला से भी प्रश्न बन सकता है। 45 में आप देखें तो हावी नहीं कहा गया है। 46 में अगर आप देखें तो 46 में यहाँ अमृतफल नहीं कहा गया है, इसमें अमृतफल नहीं कहा गया, इसमें हावी नहीं कहा गया। बाकी जन कहा गया है, ये दीप अकेला में दीप को, पंडुब्बा भी कहा गया, समिधा भी कहा गया है, मधु भी कहा गया है, गोरस भी कहा गया है, अंकुर भी कहा गया है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी शक्ति दे दो। यह जन है, आप देखें क्या क्या कहा गया, यह जन है, गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पंडुब्बा कहा गया है, पंडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। समिधा कहा गया है, समिधा ऐसी आग हठीली बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह मधु, मधु कहा गया है, यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस, जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे। यह अंकुर, फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी शक्ति दे दो। तो क्या क्या कहा गया है आप देखें, इस तरीके से साधारण प्रश्न बनते हैं, लेकिन जब पंक्तियां आपको याद होंगी तो बहुत आराम से कर लेंगे इन प्रश्नों को। चला रहे थे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चक्र, नागार्जुन की कविता जो खुरदरे पैर है, खुरदरे पैर की जो ये उपरोक्त पंक्ति है, इसमें रेखांकित शब्द यानी तीन तीन चक्र का आशय क्या है? ऑटो रिक्शा, रिक्शा, इक्का, हाथ गाड़ी। उत्तर हो जाएगा आपका बी, रिक्शा। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कविता की है? कालिदास। बादल को घिरते देखा है, हिमालय, भूल गलती। अब यहाँ पर जैसे ही कालिदास शब्द कोई देखेगा, नहीं पढ़ा होगा कालिदास लगाएगा और वो गलत हो जाएगा। आपने पढ़ा है तो आपका सही होगा, बादल को घिरते देखा है कि यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, धूलि धूसर है तो क्या? यूं तो मृड मात्र गात्र भी वस्त्र ये वलकलों से तो हैं।
सुरम्य सुपात्र भी। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला, तुलसीदास। आपका उत्तर होगा बी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। साकेत में 9वें सर्ग की पंक्ति है, जहां पर उर्मिला की सखी जब उर्मिला के पड़े वस्त्र पर धूल की ओर संकेत दिलाती हैं, तब उर्मिला यह पंक्ति कहती हैं कि धूल धूसर है तो क्या, यूं तो मृद मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वल कलो से तो है सुरम्य सुपात्र भी। तो यह उर्मिला की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें। सतपुड़ा के जंगल में गोढ़ जनजाति किनको पालकर बैठे हैं? मुर्गे और तीतर, हिरण और मुर्गाबी, भेड़ और बकरी, गधे और ऊंट। आपका उत्तर हो जाएगा मुर्गे और तीतर। 4 मुर्गे 4 तीतर। याद होगा आपको कितने कितने की संख्या बताई गई है? 4 मुर्गे 4 तीतर। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे यहाँ नया बैच UPHSC की परीक्षा के बाद 15 नवंबर को हमारा पहला पेड बैच शुरू होगा, और UGC नेट की परीक्षा के बाद 10 दिसंबर से हमारा दूसरा पेड बैच शुरू होगा। एक बार जो नए लोग हैं वो ध्यान दें, हमारे यहाँ पेड बैच में जब आप एडमिशन लेंगे तो उसका ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम तक आपको पढ़ाया जाएगा। अलग से कोई मैटर नहीं खरीदना, कोई पुस्तक नहीं खरीदना, ना अलग से कुछ पढ़ना है। जितना मैटर उपलब्ध कराएंगे उसी को आपको पढ़ना है। जो शेड्यूल होता है वो सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स दिया जाता है, 2:30 बजे वीडियो लेक्चर दिया जाता है, रात में 9 बजे आपको लाइव क्लास दी जाती है, और साप्ताहिक टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। तो इस तरीके से डेली का शेड्यूल है। आप फीस और सारी जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। आपने वीडियो देखा, अंत तक समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।